धन्यवाद संचालक महोदय। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। आज बंगाल की धरती पर, ऐसे तो मैं दूसरी तीसरी बार आई हूँ, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के तरह पहली बार ही यहाँ पर मेरा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती है और आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है। सुनिए ना, मैं गुजराती हूँ और आप लोग बंगाली लोग हैं। अगर मैं गुजराती बोलने लगूँ तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। केम शो इतना ही समझ में आता है ना। तो मैं ऐसे तो बंगाली और गुजराती बिल्कुल सेम मतलब है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंजेस है। खाबो छे है ना, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, तो हम लोग बोलते खाबू छे, मतलब काफ़ी सारा पानी पीना, पानी खाबो छे तो हमें पानी पीवू छे, मतलब बहुत सारा शब्द है हमारा गुजराती और बंगाली का है, क्योंकि हम लोग, हमारा डीएनए जब एक है तो हमारी भाषा भी एक ही है। हमारा थोड़ा सा प्रांत अलग जगह हो जाती है, तो कहते हैं कि 17 गांव के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो ये 17 गांव का जो हमारा थियरी है, इसके कारण हमारा लैंग्वेज भी चेंज हो गया, लेकिन डीएनए तो हमारा अभी तक, उसके अंदर कोई भी मिलावट आज तक हो नहीं पाई है। विदेशियों ने बहुत कोशिश किया कि हमारा डीएनए खराब कराए, लेकिन उनकी वे जो मंशा थी वो पूरी हो नहीं पाई है। कल मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन था और सभी पूरे भारत के अंदर जो काशीराम के अनुयायी हैं, उन्होंने सभी ने मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाया था। और हमारी जो संगठन है वो भी मान्यवर काशीराम के विचारों पर ही चल रहा है, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चल रहा है। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मान्य वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है, एवं परवेंद्र प्रताप सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भी मुझे यहाँ पर जो मंच दिया, और आप सभी लोग बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर आए हो, तो आप सभी का और पदाधिकारी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, उन पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे, आप अपने मीडिया में दिखा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। पहले तो शुरुआत यहाँ से करूँगी कि ये जो बल है, संख्या बल, वो संख्या बल ज़्यादा होना चाहिए था। अगर पार्टी का मीटिंग है, पार्टी का कार्यक्रम है, तो पार्टी का कार्यक्रम है तो मतलब क्राउड का कार्यक्रम है। पार्टी का जो कार्यक्रम होता है वो क्राउड का कार्यक्रम होता है, और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ एवं हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन का अगर कार्यक्रम रहता तो उसमें कैडर लोग आते तो चलता, लेकिन आज जो कार्यक्रम है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि वोट का सवाल है, तुम्हारी शक्ति का सवाल है। अगर तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, अगर तुम प्रदेश के कार्यकारी पदाधिकारी हो, तो आपके साथ में कम से कम 10 आदमी तो होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? 100 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आप सभी के साथ में कम से कम 10 आदमी होने चाहिए थे, व्यक्ति होने चाहिए थे। मेरी बात आप लोगों को शायद बुरी लगेगी, लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसकी लाश के साथ भी 4 आदमी होते, 5। एक आदमी मटका पकड़ के उसके आगे चल रहा होता है और 4 लोगों ने उसको कंधे पर बिठाया होता है। मतलब मरा हुआ आदमी भी अपने साथ में 5 लोगों को लेके जाता है कब्रिस्तान में। समझ रहे हैं आप लोग? मरा हुआ आदमी भी कब्रिस्तान में कम से कम 5 लोगों को लेके जाते हैं। हम लोग तो जिंदा लोग हैं, हम लोग। सर सही है ना मैडम? एकदम बिल्कुल सही। 5 लोग ने, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए हम अगर जिंदा है तो।
अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ेगा। जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं, वो लोग पूरे भारत के अंदर आज लोकसभा का चुनाव की तारीख आज घोषित हो जाएगी, होगी या नहीं होगी हम दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने बूथ तक की तैयारी कर दिया है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा। हम जोर जोर से नारा लगाते हैं उनका, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं हम लोग। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है ना मेरा? बहुत सादा सीधा ये है। अब कोई बात नहीं, समझ तो अगर हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण दिखाने के लिए एक आदमी को कम से कम दिन में, एक दिन के अंदर ऐसा सोच लो, ठान लो कि मुझे अपने एरिया के एक गांव को तैयार करना है। एक गांव की संख्या कितनी होगी? 200, 300, 400, 500। उसमें जाकर क्या 1 घंटे आप काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा निकालिए अपने घर के बाइक। आप कोई कहेगा कि मेरे पास बाइक नहीं है, तो मैं गरीब से गरीब आदमी होगा ना, उसके पास भी साइकिल रहती है। साइकिल लो, साइकिल लेके गांव जाओ, नजदीक के गांव में जाके बूथ की तैयारी करो। अगर बूथ तैयार नहीं है तो तुम्हारा यूथ तैयार नहीं है, और यूथ तैयार नहीं है तो तुम जीत नहीं सकते। कोई भी कितनी लोकसभा चली जाएगी, फिर मेश्राम साहब को आप रोते रहोगे, मेश्राम साहब इस बार भी हमारा लोकसभा का हमारा कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया। तो आप लोगों को अपने प्रत्याशी को जीतवाने के लिए बूथ को तैयार करना होगा साथियों। बूथ तैयार करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान्यवर काशीराम ने भी कहा, वोट है अपना, राजा बनने का अधिकार आपका है, और आप किसी और को राजा बना रहे हो। मैं गुजरात की हूँ, मुझे मालूम है गुजरात के अंदर क्या क्या होता है। आपके यहाँ पे भी मालूम नहीं होता होगा। नहीं, कोई आदमी शादी करता है ना, तो घोड़े पे सवार होता है, घोड़ी पे सवार होता है, उसको मार दिया जाता है। आप लोगों में यह रिवाज है या पता नहीं? राजस्थान, गुजरात, उस साइड में घोड़ी पे बैठते हैं। अपने लोग, एससी लोग, एसटी लोग, ओबीसी लोग जो घोड़े पर बैठते हैं, उसको मार दिया जाता है। पानी का मटका, मेघवाल इंद्र कुमार का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत चर्चा में हुआ था 2 साल पहले। 8 साल का बच्चा था, स्कूल के अंदर प्यास लगी, बच्चा मटके की तरफ भागता है, सोचता है कि मैं पानी पीऊं। अभी बच्चे ने मटके को छुआ भी नहीं था, और शिक्षक ने, टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि बच्चे की मौत हो गई। 75 साल हो गए हैं आजादी के संविधान को लागू हुए, आज भी हमें मटका छूने का अधिकार नहीं है, पीने का अधिकार नहीं है। मणिपुर की घटना देख लीजिए, महिलाओं को नग्न करके उसको भगाया जा रहा है, और उसके साथ में अभद्रता की जाती है। कहते हैं कि वहां पर पुरुषों की भीड़ थी, पुरुषों की भीड़ ने महिलाओं के साथ में ऐसा किया, लेकिन मैं कहती हूँ उसमें एक भी पुरुष नहीं था, एक भी मर्द नहीं था। अगर एक भी मर्द होता तो उन औरतों को इस तरह से नहीं करता। वो जो भीड़ थी वो नामर्दों की भीड़ थी जिन्होंने महिलाओं के साथ में ऐसा किया। आप सोचोगे कि महिलाओं के साथ में होता है, बच्चों के साथ में हम पुरुष तो सुरक्षित है ना? अरे आप पुरुष लोग भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर उसके ही जूते से पेशाब पिलाते हैं, मारते हैं, मार डालते हैं। आपके बंगाल में क्या हो रहा होगा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, यहाँ पर भी होता होगा ना, महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है। मैडम, संदेशखाली होता है, संदेशखाली कल हुआ। देखो, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, बच्चे पुरुष सुरक्षित नहीं है। आप जिसको वोट देते
देते हो और राजा बनाते हो। अरे जो तुम्हारा छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते, अरे मटके को छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, वो क्या संसद में जाके तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे आपका वोट लेकर? कभी नहीं। तो क्या करना होगा? समस्या हमारी है, समस्या हमारी है, तो समाधान कौन करेगा? आप लोगों ने इतने सालों तक ममता बनर्जी को वोट दे देकर, बीजेपी को वोट दे देकर आप लोगों ने सत्ता पर बिठाया, लेकिन आज भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो विकल्प हमारे पास है बहुजन मुक्ति पार्टी, क्योंकि यही पार्टी है जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती है कि ये जो भी घोषणा कर रहे हैं, ये जो एजेंडे हैं, वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हम लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि हम दगा किसी के साथ करने वाले नहीं। लेकिन इस पार्टी को सत्ता पर लाने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारी पार्टियां लगी हुई है, उसमें भी बीजेपी पार्टी है, आरएसएस है। आरएसएस के लोग चाहते हैं कि हम लोग कभी भी सत्ता पर नहीं आए, इसीलिए वो लोग हमारी पार्टी को आगे ना बढ़े, इसीलिए वो लोगों ने रोका है। जब माननीय काशीराम साहब थे तभी से आरएसएस और कांग्रेस ने मिलकर भी ये ईवीएम मशीन लेकर आए। यहाँ पर सभी लोग, काफ़ी सारे लोग कैडर हैं, आप सभी लोग मेश्राम साहब को सुनते हैं, इसलिए आप लोगों को सबको मालूम है कि ईवीएम ने हमारे साथ में क्या किया। ईवीएम ने हमारे साथ में क्या किया? हम सबको आज कटहरे पर खड़ा कर दिया है, नग्न कर दिया है, हम बेसहारा कर दिया है, अघोषित मनुस्मृति लागू कर दिया है। मनुस्मृति के बारे में जानते हैं ना, है ना? ब्राह्मणों का संविधान लागू हो गया है। परसों 2 दिन पहले ही सीए बिल लागू हो गया। आपके बंगाल से ही शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों को लगता होगा कि ये सीए बिल मुस्लिमों के लिए है, लेकिन वो मुस्लिमों के लिए नहीं है, वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है। वो बाहर के लोगों को आए हुए, जो रेफ्यूजी लोग हैं, भारत में आकर बसे हुए हैं, उनको हिंदू बनाने के लिए चले हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या? उनका क्या, हमारा क्या? वो लोग आकर आपको कल आकर कहेंगे डॉक्यूमेंट दो, तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है क्या? हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन हमारे पास खून है। अगर आपके पास कोई आता है और कहेगा कि डॉक्यूमेंट दो, तो आप लोगों को बोलने का कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये हमारा खून ले लो और उसकी जांच करवा लो। जिसका डीएनए इंडियन होगा वो भारत में रहेगा, जिसका डीएनए विदेशी होगा वो विदेश चला जाएगा। ये हमको आपको करना होगा, तब जाके ये हो सकता है भाइयों तथा बहनों। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। इस सिद्धांत को लेकर हमारे महापुरुषों ने संगठन बनाया, हमारे महापुरुषों ने संगठन बनाया। माननीय ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले ने भी ये जो जब संगठन बनाया था तो उन्होंने सोचा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले का साथ और सहयोग लिया। तब जाके 2 व्यक्ति मिलकर एक संगठन बना था। उस संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज बनाने के बाद उन लोगों ने हमारे लिए पढ़ने लिखने का मौका दिया, द्वार खोल दिए। उन्होंने गालियां खाई, गोबर अपने आप पे डाला गया उनके ऊपर, माता सावित्रीबाई के ऊपर चरित्रहीन तक करने की कोशिश किया गया, उनको अपमानित किया गया। हमारी महिलाएं सोचती हैं मेरा अपमान हो रहा है, मैं इसके घर पे नहीं जाऊंगी, इसने मुझे डांट दिया, इसके घर पे नहीं जाऊंगी।
ये मुझसे आगे बढ़ गई है, मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगा, ये मुझसे आगे बढ़ रहा है, उसकी टांगे मैं खींचूंगा। इसी अंदर हम लोग, हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ पाता है। हमें लोगों की टांग नहीं खींचनी है, हमें लोगों को हाथ देना है कि भाई तू ऊपर आ, तू ऊपर आ, तू ऊपर आएगा तो मुझे जो नीचे दूसरे लोग हैं उसको भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का निर्माण किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने उस सत्य शोधक समाज का निर्माण के ऊपर से उन्होंने भी संविधान लिखा। उनकी ही राह पर बाबा साहब आम्बेडकर चले और बाबा साहब आम्बेडकर की राह पर मान्यवर काशीराम साहब चले और मान्यवर काशीराम की राह पर मान्यवर वामन मेश्राम आज चल रहे हैं। और वामन मेश्राम साहब ने भी संगठन बनाया, जो बनाया हुआ संगठन था डी.के. खापड़े साहब, दीना भाना और काशीराम साहब ने जो बाम से बनाया था, उस संगठन के अंदर ही उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। जो संगठन आपको बना बनाया हुआ मिला हुआ है, आपको कोई कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको कमेटी जो है उस कमेटी को बढ़ाना है। क्या हम लोग वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? हाँ जरूर कर सकते हैं। आप लोग अपने घर से नहीं निकलते हो, नहीं हो, आप लोग अपने घर से नहीं निकलते और दिल्ली में सत्ता पर जाने का सपना देखते हो। घर से तो निकलो, पैर में छाले पड़ जाए वहां तक चलो, पैर में छाले पड़ जाए वहां तक चलो तो तुमने कुछ काम किया वो नजर आएगा। और आजकल तो पैर के अंदर छाले नहीं पड़ेंगे, तुमने अच्छे अच्छे जूते पहने हुए बाबा साहब आम्बेडकर के कारण। घर से निकलोगे तो होगा ना। कई लोग, मैंने कल एक स्टेटस पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है, ग्रीन टी पीने से वेट कम होता है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ग्रीन टी पीने से वेट कम हो जाता। मैंने कहा ग्रीन टी पीने से वेट कम नहीं होता, ग्रीन टी पीने के लिए पहाड़ पर चढ़ो तब जाकर वेट कम होगा, है ना। वेट कम करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा, मेरा वेट बढ़ रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने पढ़ रही थी कि क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसा एक स्टेटस आया, तो मुझे भी लगा ठीक है ग्रीन टी पीना चाहिए। तो मतलब ये उसमें से भी हमको सीखने को मिलता है ना सर। हम पढ़ते किस लिए कि कुछ सीखे। तो मुझे मालूम पड़ा कि ग्रीन टी पे, तो मैंने कहा नहीं ग्रीन टी पीऊँगी, लेकिन ग्रीन टी पीने के बाद बैठी रहूँगी तो मेरा वजन कम होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ऊपर चढ़ूँगी तब मेरा कुछ हो सकेगा। तो आप लोगों को भी सत्ता पर जाने के लिए बूथ पर जाना होगा और बूथ पर जाकर कम से कम 13 लोगों की कमेटी बनाना है। 13 लोगों या तो 11 लोगों की कमेटी बनाना है। देखिए, आप किसी गांव में गए तो वो गांव में कौन लोग रहते होंगे, या तो एससी के लोग रहते होंगे, या ओबीसी के लोग रहते होंगे, या आदिवासी लोग रहते होंगे, या माइनॉरिटी के लोग। मतलब या तो कोई कहीं जाएंगे तो मिक्स लोग होंगे, एससी एसटी ओबीसी, कहीं आदिवासी बिल्कुल नहीं होंगे, किसी गांव में गए तो माइनॉरिटी नहीं होगा। ऐसा होता है ना। ज़्यादातर क्या होता है, मिक्स लोग होते हैं, कहीं ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं प्रभाव एससी का होता है, कहीं ओबीसी का प्रभाव होता है। लेकिन उस गांव में जब जाओगे तो आपको एक आदमी तो मिलेगा, आदमी मिलेगा ना, आदमी नाम का जानवर कोई तो मिलेगा। तो वो आदमी होगा तो उसको पूछने का भाई तू क्या करता है, तेरा काम क्या है, तो बोलेगा मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, या क्या कहेगा मैं किसान हूँ, या कोई वो क्या कहेगा मैं बेरोजगार हूँ। तो उसको पहचान करके उसको बोलने का मुझे इस गांव में मीटिंग लगाना है, मीटिंग लगाओ। उसकी पहचान वाला निकलेगा, 10 लोग तो उसके गांव के पहचान वाले होंगे। उस 10 लोगों का कमेटी बनाओ और उसके अंदर एक महिला मिलेगी आपको, या तो वो बेरोजगार होगी, या तो आशा बहू होगी, या आंगनवाड़ी वर्कर होगी क्या वो नहीं होगी। तो उसका लिस्ट बनाओ, उसको संयोजक सहसंयोजक बना दीजिए। कम से कम 4 या 5 लोग आपको उस दिन मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए एक गांव में से 11 लोग मिल जाते हैं आपको, सर गिनती करिएगा, एक गांव में से 11 लोगों की कमेटी हो गई
और एक बूथ पर कितने वोट थे? कम से कम 300 वोट। अभी ये 11 जो लोग हैं, जैसे कि आप हैं मैडम, आपके घर के अंदर कम से कम 5 लोग होंगे, है ना? तो जब हम लोग अपने संगठन की बात करेंगे तो आप भी 5 लोगों को बताएंगे ना, मेरे संगठन में ऐसा ऐसा, आप इसको वोट देना। आपका आपके घर के अंदर प्रभाव रहेगा, है ना? तो वो लोग आपका कहना मानेंगे तो क्या करेंगे? 5 लोग आपके कहने से 5 लोगों को वोट, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का 10 वोट। आदमी जो है अपने दोस्तों को बोलेगा, वो भी अपने परिवार को बोलेगा, आप अपनी मम्मी के परिवार के लोगों को बोलोगे, है ना? अपनी बहन के परिवार को लोग, कम से कम 10 वोट एक आदमी, कम से कम। तो ऐसे 11 लोगों की कमेटी है हमारे पास। 11 इंटू 10 करो, कितना हुआ? 110 हुआ। अभी 300 का बूथ है, 300 का बूथ है, 110 बूथ वोट तो हमारे कंपलसरी है ही है। 110 वोट है ना हमारे, तो माइनस 300 माइनस 110 करो, कितना हुआ? 190 नहीं, 290 होगा। 300 में से, हाँ, तो 190 मतलब 110 वोट बहुजन मुक्ति पार्टी के और 190 वोट किसके हैं? कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी और अदर लोगों के। उनके वोट बढ़ जाएंगे। उनके वोट बढ़ जाएंगे। अगर आपने अच्छे से, अगर आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया होगा तो कम से कम 110 नहीं, मेरे ख्याल से 200 वोट भी आपको एक बूथ पर पढ़ सकते हैं। 110 भी काफी है। हाँ, तो 110 तो बहुत हो जाता है एक बूथ पर जीतने के लिए सर। और इस बार तो ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन के कारण मेश्राम साहब ने जो आंदोलन चलाया है ईवीएम तोड़ने का, तो सभी लोग तो इंतजार करके बैठे हैं चुनाव का। सभी लोग इंतजार करके बैठे हैं इस बार लोकसभा चुनाव का। हम लोगों ने क्या कहा कि अभी मत तोड़ना, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तोड़ देंगे, हम लोग तोड़ देंगे। नागरिक लोग जो है, गांव के लोग जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग क्या बोल रहे हैं? इस बार तो हम लोग ईवीएम तोड़ ही देंगे। मेश्राम साहब ने कहा है कि नहीं, मैं 3 दिन पहले बताऊंगा, चुनाव के 3 दिन पहले, वोट पड़ने से 3 दिन पहले बोलूंगा क्या करना है क्या नहीं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? नहीं मेश्राम साहब, हम लोग इस बार ईवीएम तोड़ देंगे। लोगों में इतनी जागरूकता हो गई है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी को वामन मेश्राम साहब के नाम के साथ में ज्वाइन करके आप प्रचार प्रसार करो और कहो वामन मेश्राम के कारण ही, मेश्राम साहब के कारण ही आज ईवीएम नेशनल मुद्दा बन गया है। नेशनल मुद्दा बन गया है। इस नेशनल मुद्दा को लेकर आप लोग जब घर घर जाओगे तो लोग आपको वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। नोट किस लिए? आप लोग कहोगे कि हमारे पास अदानी अंबानी का खजाना नहीं है, हम लोग आपका काम कर रहे हैं, तो आपको हमारी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाने का पैसा देना होगा, निधि देना होगा। गांव के लोग आपको अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप लोग 10 मिनट भी उनके सामने बोलोगे ना, तो गांव के लोग आकर आपको, आपके पास 10 रुपया 100 रुपया, अरे मैं तो अभी 4-5 दिन पहले गई ना सर, हमारी गाड़ी के अंदर आलू डाल दिया, आटा डाल दिया, चावल। अरे हमने बोला अरे क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं नहीं लेके जाओ, आपके ऑफिस में काम आएगा। हमारी गाड़ी में पाँव रखने का जगह नहीं, बोला हम बैठ के से कहाँ बैठे, इतना सारा दे दिया। नहीं, बोला मैडम आप लोग इतना अच्छा काम करो, मतलब आपको जाने की ही जरूरत है, वहां पर आप जाओगे आपको मिल जाएगा। हमारे महापुरुषों ने बहुत सारा बो के रखा है, सिर्फ आपको उसको रखा हुआ है ना, वो फसल तैयार है, वामन मेश्राम साहब ने फसल तैयार कर दिया है, सिर्फ आपको धान को काट कर उसको उपयोग करने की जरूरत है। फिर ऐसा मत बोलना मेश्राम साहब अब पका कर भी दो, खाकर चबाना भी हमसे नहीं हो रहा, चबा कर भी दो, है ना। हमारा समाज बहुत थोड़ा आलसू ज्यादा है। बोले मेश्राम साहब दांत दर्द करे, चना बहुत कड़क है, आप चबा कर भी दो मेश्राम साहब। तो चबाना तो तुमको ही पड़ेगा, इतना तो कष्ट तुमको लेना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं दोगे तो फिर आने वाली पीढ़ी खतरे में ज़्यादा रह जाएगी। मैं अभी आप लोगों को ज़्यादा बात ना रखते हुए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो बूथ की जो समस्या है
उस बूथ को, समस्या को हमको जल्द से जल्द आपको ही करना होगा। जिसका होगा राजा उसकी प्रजा होगी ताजा। मतलब हमारा राजा रहेगा तो हमारी कोई समस्या रहने वाली नहीं है। तो हमारा राजा होगा, राजा बनाना पड़ेगा ना, खुद ब खुद तो राजा बन नहीं जाएगा। तो आपको अपना राजा चुनने के लिए आपके वोट का अधिकार को समझना होगा। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट है। 8 अक्टूबर मेश्राम साहब दिखाते ना आपको, ये 8 अक्टूबर 2013 का इतना बड़ा जजमेंट है। ये जजमेंट होने के बावजूद भी बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग से मिलकर हमारे अधिकार को छीन रहा है। ये दूसरा जजमेंट देखिए, ये 24 अप्रैल 2017 का। ये जो 13 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100% वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए, वो नहीं लगाया, इसीलिए वामन मेश्राम साहब वापस से चुनाव आयोग में, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 100% वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए। ये 17 का जजमेंट है। ये 8 अक्टूबर का जजमेंट, अंजना कश्यप जो कूद कूद कर आज तक पर जब चैनल पर आप देखते हो उछल उछल कर न्यूज़ देती है मोदी के बारे में, तो उसके मुंह में से जैसे पानी निकल रहा हो ऐसे उसकी बातें निकलती है। इतना बड़ा जजमेंट, इतना बड़ा जजमेंट जो हमारे अधिकारों को दे रहा है, उतना बड़ा जजमेंट उन्होंने कभी भी एक लाइन पे भी डिबेट नहीं दिया, हेडलाइन तक नहीं दिया। नीचे लाइनिंग निकलती है ना, वैसा भी उन लोगों ने कोई न्यूज़ नहीं दिया। इसीलिए जब 2013 में इतना बड़ा जजमेंट आया तो मेश्राम साहब ने पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली थी ना सर। हम लोग इधर आया था बंगाल में ईवीएम के, तब सभी लोग क्या बोलते थे, अरे नहीं मेश्राम साहब, ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता, मशीन में घोटाला कैसे हो सकता है। तो मेश्राम साहब ने कहा, ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम में घोटाला होता है। अरे ये जो आपका मोबाइल है उसके अंदर आप अलार्म लगा दीजिए। अलार्म समझते, अलार्म समझते, आप सुबह का 7 बजे का अलार्म लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। आप मेरी बात को अगर आपको सही मानना नहीं हो रहा है तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। कल सुबह मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद भी राइट 7 बजे अलार्म बजेगा। ये मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी अलार्म आप 7 बजे का लगा दीजिए मेरे सामने ही, अगर आपको ऐसा होता है तो 7 बजे 8 बजे कितने बजे का आप लगा दीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, 7 बजे मोबाइल बजेगा ही बजेगा। ये मतलब इस मोबाइल में इतना सेटिंग है, कर सकते हैं, तो ईवीएम में क्यों नहीं कर सकते। इसरो जो अहमदाबाद में बैठा हुआ इसरो है, इसरो के साइंटिस्ट जब चंद्रयान भेजा था, पता नहीं भेजा कि नहीं भेजा, क्योंकि अगर भेजा होता तो वापस आता ना, अभी तक वापस आया नहीं है। मतलब वो भी खेला था मोदी का कि चंद्रयान चांद पे गया, लेकिन पता नहीं वो चांद पे कहाँ पे गया किसी को मालूम नहीं है। अगर यहाँ से बैठा हुआ वैज्ञानिक चांद पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका सेटिंग कर सकता है, तो क्या ईवीएम में सेटिंग नहीं कर सकते? कर सकते, हो सकता है, करते हैं। ये चुनाव आयोग ने सारा का सारा लिखा हुआ है। जो भी पढ़ा हुआ आदमी है, अगर ये चाहिए मुझसे तो वो ले लेना। ये पीडीएफ मेरे पास में है, आप पीडीएफ मेरे पास से ले सकते हैं कि चुनाव आयोग ने ही कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी और अपना क्या नाम है, नहीं अटल बिहारी, नहीं वो क्या, लाल कृष्ण आडवाणी, सॉरी, वो दोनों ने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट दिए और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। आप चश्मे के, आपकी आंखें चश्मे के पीछे है
और फिर भी मैं अपनी आपकी 2 आंखें देख रही हूँ। देख रही हो ना सर, आपकी आंखें मुझे दिखाई दे रही है। मैं भी चश्मे से बाहर हूँ, आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मतलब पारदर्शी है ना सर, आर पार है। आर पार दिख रहा है मुझे। आपको मैं देख रही हूँ ना सर, आपकी आंखें भी मुझे दिख रही है। लेकिन ईवीएम में ऐसा नहीं है, इसमें घोटाला हो सकता है। इसीलिए मेश्राम साहब ने, हम लोगों ने, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 2016 में ही पूरे भारत के अंदर ईवीएम की अर्थी निकाली थी। आप लोगों ने निकाला कि नहीं मालूम नहीं, आप लोगों ने भी अर्थी निकाला था ना, ईवीएम की अर्थी निकली थी। वो अर्थी अभी भी रास्ते पर है, वो जो अर्थी अभी भी रास्ते में है। लेकिन ये 10 फरवरी को वामन मेश्राम साहब ने कहा कि हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे, हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। मतलब इस 2024 के चुनाव के अंदर अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, अगर नहीं मानता है हमारा कहना, तो हम लोग 100% ईवीएम को तोड़ देंगे और डायरेक्ट उसको कब्रिस्तान में दफन कर देने वाले हैं। क्या करेंगे? दफन करेंगे, कब्रिस्तान में दफन करेंगे, ताकि कभी भी पैदा ना हो सके। ये काम करने के लिए आपको, हमारे सभी साथियों को क्या करना होगा? कम से कम 5 लोगों को तो इकट्ठा करना होगा ना। किसी की भी अर्थी लेके जाने के लिए 5 लोग तो जरूरत रहेगा ना। तो ईवीएम की अर्थी उठाने के लिए भी 5 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो 5 लोगों को आपको तैयार करना होगा। और सबसे बड़ा, बहुजन मुक्ति पार्टी तो ये काम करेगी ही करेगी, लेकिन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी मेरी नम्र विनती है कि आप लोग पर्दे के पीछे रहकर बहुजन मुक्ति पार्टी को सपोर्ट करें। पर्दे के पीछे आप लोग कार्यकर्ता हो सरकारी, लेकिन आपका भी वोट तो जा रहा है ना, आपका वोट का अधिकार भी तो छीना जा रहा है। तो आपका परिवार जो है वो वाम से परिवार है, उन वाम से परिवार को बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में भेजिए और उनको कहिए जाइए फील्ड में, इनको सपोर्ट करिए। आप लोगों को ये करना होगा। दूसरा, साधन संसाधन की कमी है हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी को, तो साधन संसाधन भी पूरा करने की आप लोगों को उनको हेल्प करना चाहिए। हम लोग अगर जिस दिन सत्ता पर आए, वाम सेब के कार्यकर्ता को, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को, ऑफशूट के संगठन के कार्यकर्ता को मैं वादा करती हूँ, आप लोगों को मैं कभी भी आपके पास 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, आप लोगों के पास नहीं मांगूंगी। हमारे समाज के अंदर से ही हम लोग अदानी और अंबानी पैदा करेंगे। आने वाले समय पर हम लोग अदानी और अंबानी हमारे समाज से पैदा करेंगे। एक बार सत्ता पर आ जाने दो, एक बार सत्ता पर आ जाने दो, हम कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? घर से बाहर निकलना होगा। और घर से निकलने के लिए आप लोग सभी लोग साथ और सहयोग दोगे। मुफ्त का खाना, मुफ्त का अनाज बहुत खा लिया है हम लोगों ने, अभी मुफ्त का खाना नहीं खाना है। 5 किलो राशन मुफ्त का नहीं लेना है, 5 किलो मुफ्त का राशन नहीं लेना है। देखिए, मेश्राम साहब ने संगठन बना दिया है, मेश्राम साहब ने संगठन बना दिया है। आप लोग जन निर्माण हो, मेश्राम साहब ने क्या किया? जन निर्माण कर दिया, किया ना। आप लोग इतने सारे इकट्ठा हुए, मतलब जन निर्माण हो गया। और जन निर्माण के कारण हम लोग दिल्ली में पहुंचे थे, जंतर मंतर पे हम लोग गए थे ना, ईवीएम का विरोध करने के लाखों लोग वहां पर गए थे। सरकार को झुकना पड़ा था, सरकार को झुकना पड़ा था। जब संगठन से जन निर्माण होता है और जन निर्माण से जन शक्ति पैदा होती है, आंदोलन होता है, आंदोलन से ही व्यवस्था परिवर्तन होती है। क्या होता है? व्यवस्था परिवर्तन होता है। और व्यवस्था परिवर्तन से शासन की जमात बन सकते हैं। आप लोगों के लिए पूरा रास्ता मेश्राम साहब ने साफ कर दिया है, एकदम सुंदर रास्ता है, सब कुछ बना कर आपको दे दिया है।
सिर्फ आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज अभी से आप लोग काम करोगे, कल से नहीं। आप बोलोगे कल से करेंगे, कल से नहीं करना है, आज से ही करना। मगर कल कभी आया नहीं। कल कभी आया ही नहीं है। आप बोलोगे कल करेंगे, मैं कल पूछूंगी फोन करके तो आप क्या बोलोगे? कल करेंगे। फिर कल। फिर कल मतलब कभी कल आने वाला नहीं है। दामिनी पिक्चर का कल हो जाए। हमारे महापुरुष मान्य हमारे क्या बोलते कबीर साहब ने कहा था, हमारे कबीर साहब ने क्या कहा था? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय का बहुरी करोगे कब? गौरी करेंगे कब? तो हमको आज से ही सब कुछ करना होगा। साथियों, ज़्यादा बात ना कहते हुए आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।